हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2, ठीक है ना। सिपेट 2020 की पार्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 37 तक कंप्लीट हुआ था, ठीक है। EDTA प्रिवेंट सेल एडिशन बाय बाइंडिंग टू आयंस ऑफ। तो EDTA जो होता है ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है। स्पेसिफिकली क्या है, मान लीजिए ये एक सेल है, दूसरा सेल्स होता है। जो सेल्स रहते हैं वो आपस में मतलब कि ऐसे अटैच रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अटैच रहने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ आयंस रहते हैं जो कि सेल की एडहेशंस में या अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। उस आयन में से एक रहता है कैल्शियम है, और बहुत सारे लिंकर प्रोटीन्स भी होता है जो कि सेल टू सेल को एडहेशंस यानी कि अटैचमेंट्स में हेल्प करेगा। EDTA एक चिलेटिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा ना, ये बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है और एक सेल को दूसरे सेल्स में बाइंड करने के लिए मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए हमको कोई सेल को सेपरेट करनी है तो हम EDTA दे देंगे, तो जिस वजह से सेल एडिशंस नहीं हो पाएगा, सेल अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो दे रखा है कि EDTA प्रिवेंट सेल एडिशन बाय बाइंडिंग टू आयंस ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन एंड कैल्शियम। तो आंसर क्या आ जाएगा ना, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इन ए कल्चर कैन गिव राइज टू। डी डिफरेंशिएशन दे रखा है, यदि आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केस में इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना, जैसे ये हुआ आपकी ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया, तो उन्होंने फ्यूज हुआ है ना, जाइगोट बना। तो जाइगोट बनने के बाद क्या होता है ना, मोरूला स्टेज आ जाता है, ठीक है। मोरूला स्टेज इस तरीके से आता है। मोरूला में बहुत सारे मल्टीपल सेल्स आपको देखने को मिलेगा। मोरूला, फिर उसके बाद ब्लास्टुला होता है, ठीक है। ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रोलेशंस रहेगा, ठीक है, एस्ट्रोलेशंस। तो सबसे पहले क्या होता है ना, इनिशियल स्टेज में जो सेल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स जो रहते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली दिखने में सारे सिमिलर होंगे, फंक्शंस उनकी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जैसे देख सकते हो, एक ही सेल होता है जाइगोट, तो इसका यूनिसेलुलर है, इसका मतलब कि सारे क्रोमोसोम, सारे DNA सब तो इक्वल है ना। लेकिन एक ही सेल से कैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स बन रहा है, कैसे हार्ट बन रहा है, किडनी बन रहा है ना, फेस, तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, बॉडी पार्ट्स कैसे बन रहा है। इनिशियली जो सेल्स रहता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहता है, फंक्शनली डिफ्रेंशिएट नहीं है। कौन सी फंक्शंस करेगा उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है इनिशियली। तो उस टाइप की सेल्स को हम फंक्शनली नॉट डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि उनका कोई फंक्शंस डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो इस टाइप की सेल्स को हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास सेल कहते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो सेल्स रहते हैं आपस में क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, ठीक है ना, ऐसे ये बोलेगा इस ऊपर वाला ये जो सेल्स है, ये यहाँ से इतना तक सेल्स जो है, ये जो सेल्स इतने में रहेगा, ये किडनी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर एरिया जो है ये मान लीजिए हार्ट बनाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए ये है ना, ये लीवर बनाए, कुछ ऐसे वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपको पता लग गया। कभी कभी लैबोरेटरी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएटेड होने वाले सेल्स को हम वापस उनकी जो है ना, वापस हम अनडिफरेंशिएट करवा देते हैं, कुछ केमिकल्स डाल के, है ना, कुछ ड्रग्स डाल के। तो उनकी जो मतलब कि जिस वजह से उन्होंने डिफरेंशिएटेड हो गए थे, हम उस चीज़ों को रिमूव करेंगे, जिस वजह से वो वापस अनडिफरेंशिएटेड मास को चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ना, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन इन सेल कल्चर कैन गिव राइज टू एन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है ना।
एक रहता है मतलब कि इंड्यूस्ड करेंगे, हम कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे जिस वजह से जो चीज़ ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड हुआ था वो अपनी अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट को आ जाएगा, ठीक है। कार्सिनोमा सेल, कैंसर सेल जो होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनका जो भी ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो सब खुद ही बना लेता है, खुद के ऊपर अप्लाई करके अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ कर लेते हैं। सिंगल प्रोटोप्लास्ट सेल, एक प्रोटोप्लास्ट सेल, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट सेल। प्रोटोप्लास्ट का मतलब है कि एक सेल हो गया, दूसरा सेल्स हो गया, आपस में उनकी जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएंगे, एक सेल बन जाएंगे, दो सेल की ये उनके, तो उसको फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो इन केस में क्या होगा ना, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो रहता है स्पेसिफिकली ये क्या करेगा ना, आपकी डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होता है, अपनी एक बार उन्होंने स्पेसिफाई होने के बाद फिर वापस आ सकते हैं अनस्पेसिफाइड स्टेज को, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे 39-40 क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है कि which type of signaling the cell that express messengers molecule also produces the receptor। तो ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसा टाइप रहता है जिसमें सेल खुद ही कुछ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है। अच्छा देखिए, तो सेल सिग्नलिंग में कैसे चीज़ चलता है पहले आप समझ लीजिए। देखिए, सेल सिग्नलिंग में क्या होता है ना, एक सेल हुआ है ना, ये है सेल ए और मान लीजिए ये सेल बी है, ठीक है ना, ऐसे रहता है। इस सेल क्या करता है ना, कुछ ऐसे कुछ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। इस मॉलिक्यूल्स हो सकता है यदि मान लीजिए इस सेल खुद के ऊपर उनके रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंट रहता है तो यहीं पे आके बाइंड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए उनकी जो बगल वाली सेल्स है, एकदम करीब जो सेल्स है, एकदम पास ऐसे याद रखिए, तो वहीं पे जाके बाइंड हो गया तो हम उसको पैराक्राइन कहेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है ना। ऑटोक्राइन मतलब कि एक ही सेल से सिक्रेट हुआ मॉलिक्यूल्स, उस पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर उनके रिसेप्टर है, उसमें बाइंड होगा, उसके बाद वो सेल्स जो है काम करने लगेगा, तो उसको ऑटोक्राइन कहेंगे। पड़ोसी याद रखिए, पड़ोसी पैराक्राइन याद रखिए, नियर बाई सेल्स में यदि उनके रिसेप्टर है तो पैराक्राइन कहेंगे। यदि मान लीजिए दूर दूर में प्रेजेंट है, बहुत डिस्टेंटली प्रेजेंट है, ब्लड के थ्रू जा रही हैं, तो उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम्स कहेंगे, एंडोक्राइन हार्मोन जैसे रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सेल दैट एक्सप्रेस मैसेंजर मॉलिक्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस द रिसेप्टर, मतलब कि खुद से मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहा है, वही सेल्स के ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा ना, ऑटोक्राइन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हेट्रोक्राइन का मतलब है कि कुछ अलग सेल्स में वो उनकी रिसेप्टर रहता है तो उसको हेट्रोक्राइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, स्टीरॉयड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो स्टीरॉयड्स होते हैं स्पेसिफिकली मैंने हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन बताने के टाइम पे बताई थी कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी सेक्स हार्मोन हो गया, जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन्स हो गया, वो सब कहाँ से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। देखिए, एस्ट्रोजन एक तो हार्मोन खुद ही है, कोलेस्ट्रॉल आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टीरॉयड्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई हैं, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा जैसे कि आपको पता होगा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जब हम बात करते हैं, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक्स के अंदर, तो वहीं पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स रहता है, स्पर्म वहीं पे बनता है, वहाँ से ये लेकर भास्ट डिफरेंसेस होते हुए चला जाएगा कहाँ ना, यहाँ पे रहता है एक सेमाइनल वेसिकल्स के बाद इस एम्प्यूलर रीजन्स है, तो उसके बाद ये यूरेथ्रा में ओपन होता है। यहाँ पे मेल में यूरिनरी ब्लैडर है, ये उनकी यूरेथ्रा है, ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म हमेशा याद रखिए कहाँ बनता है, टेस्टिस में, और स्पर्म जो होता है भास्ट डिफरेंसेस होते हुए चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यूरेथ्रा है जो कि एक्सटर्नली पेनिस रहता है, इस तरीके से चीज़ें चलेगा। तो होता क्या है ना, यही जो सेमिनल वेसिकल्स आप देख रहे हो, इनकी कुछ सिक्रेशंस रहता है, जिस वजह से क्या होगा ना, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट तो एक करनी है, कहाँ, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करनी है। यदि फर्टिलाइजेशन करना है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी उसको ट्रांसपोर्ट करनी है। कब तक करनी है ना, फैलोपियन ट्यूब तक, समझ रहे हो ना। मान लीजिए ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, फिर फीमेल की ऐसे यूट्रस रहेगा, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, तो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है। तो इसलिए स्पर्म को जिंदा भी रहना चाहिए, स्पर्म को एनर्जी, मतलब एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाएगा लेकिन जिंदा रहना चाहिए। तो इसलिए सेमाइनल सीमेन में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्म रहता है, स्पर्म के अलावा भी कुछ फ्रुक्टोज है, ठीक है ना, कैल्शियम रहता है, तो वो सारी चीज़ें सेमाइनल प्लाज्मा में रहता है। क्वेश्चन दे रखा है कि सेमाइनल प्लाज्मा
सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, इसमें क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम जैसे रहता है, सिर्फ कैल्शियम दे रखा है, फॉस्फेट, देखिए फ्रुक्टोज कैल्शियम फॉस्फेट ये सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बेस्ट मान के चलेंगे, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट ये एक एक है, फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, फॉस्फेट भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस यदि दे रखा होगा तो शायद ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं दे रखा, तो बेस्ट आंसर इसको हम मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फीसेस। मैंने आपको अच्छे से बताई है फीसेस की एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना, चैनल पर वीडियो है, उसको और एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए स्किन एंड इंटेगुमेंट्स जो होता है और गॉट एपिथेलियम जो सारे होते हैं, तो उनकी एक्सेसरी, क्योंकि गिल्स उनकी प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके अलावा भी और बाकी आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो पेल्विक फिन है ना, पेल्विक फिन, एक पेक्टोरल एक पेल्विक रहता है, जैसे मान लीजिए ये मछलियों की पिक्चर है, ये तो उनकी टेल वाला हिस्सा हो गया, है ना, पेक्टोरल एंड पेल्विक, ये रहता है पेक्टोरल वाला, यहाँ पे जो रहेगा उसको हम पेल्विक कहते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा ये पेल्विक फिन एक्चुअली बॉयंसी में, मतलब स्विमिंग में हेल्प करेगा, ये रेस्पिरेशंस में हेल्प नहीं करता है। पेक्टोरल फिन कुछ मछलियों में होता है, तो इसलिए इसको ये बॉयंसी यानी कि स्विमिंग में हेल्प करता है, तो ये रहेगा मतलब ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये सारे होते हैं, स्किन इंटेगुमेंट गॉट एपिथेलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द प्रोसेस ऑफ ओल्ड क्रस्ट बीइंग पुल्ड डाउन एंड रीमेल्टेड इट। क्रस्ट आप समझ रहे हो ना, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है ना, हम कहाँ रहते हैं, हम सरफेस में रहते हैं, जैसे जैसे आप ऐसे नीचे की तरफ जाओगे ये क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट होता है अंदर की तरफ। ये बोल रहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है ना, बीइंग पुल्ड डाउन मतलब कि अंदर की तरफ ऐसे धस जाएगा, ठीक है, इस तरीके से धस जाएगा अंदर की तरफ, एंड रीमेल्टेड इट, यहाँ पे वहाँ पे जाके मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर में टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा उसको हम क्या कहेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या है, सी की जो मतलब कि समंदर जो होता है उनके फ्लोर जो है स्प्रेड हो जाना। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि जैसे ड्रिफ्टेड इन द एयर, जो बेलून्स होते हैं ड्रिफ्टेड इन द एयर मतलब कि फ्लोट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। प्लेट टेक्टोनिक हम किसको कहते हैं ना, मतलब कि जैसे आपको पता होगा हम जो अर्थ के सरफेस में रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े इस तरीके से प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर रहता है, जैसे घर में हमारा मार्बल या टाइल की प्लेट बिछा जाता है ना जो फ्लोर में, तो ऐसे जो जाना जाता है कि पूरा का पूरा अर्थ को आप जब देखोगे यहाँ पर भी बहुत सारे प्लेट्स है ना, बहुत इतना कि मार्बल प्लेट जैसे छोटा छोटा प्लेट नहीं, बहुत बड़ा बड़ा प्लेट्स होता है। तो ये जो प्लेट है, कभी कभी आपने सुने होंगे हिमालयन की हाइट इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा ना, एक प्लेट और दूसरा प्लेट मान लीजिए इस तरीके से हुआ है, कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर भी आ जाता है, जो हम अर्थ क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो चीज़ें होता है इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है ना। यदि आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, तो इस तरीके से भी चीज़ें होता है, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, ठीक है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से ओवरलैप कर लेता है, या जो जंक्शन आप देखोगे ना, जिस एरिया में जो आपके हो रहा है वोल्केनिक इरेप्शंस हो गया या है ना, तो ये फ्रिक्वेंटली उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन क्या रहेगा, दो प्लेट की बीचों बीच एरिया रहेगा, तो हो सकता है कि वहीं पे कुछ भी मूवमेंट होगा तो भी टेम्परेचर वगैरह बढ़ने से भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे सबडक्शन उनके आंसर हो जाएगा। ये जो दे रखा है कि क्रॉस्ट, ये सरफेस वाली बात नहीं हो रहा है, ये क्रॉस्ट वाली बात हो रहा है, अंदर की बात हो रहा है, तो ये होता है सबडक्शन, ठीक है। अच्छा फिर दे रखा है कि वैगनर्स एविडेंसेस फॉर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहता है कि यदि अपने अर्थ की मैप देखोगे, कॉन्टिनेंटल थ्योरी हमने बात भी किए थे, अर्थ की यदि अपने मैप देखोगे कुछ ऐसे है, ठीक है, ग्लोब्स। अच्छा तो क्या होगा ना, पूरा का पूरा यदि हम सिस्टम में देखेंगे कुछ चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे रहता है। यदि अपने पनामा कैनाल देखोगे, पनामा कैनाल की जो स्ट्रक्चर है, तो और दूसरे यहाँ पे है ना यूरोपियन, यदि दोनों को आप जैसे कोई एक पजल रहता है ना, मान लीजिए एक पजल है, ठीक है ना, ये एक पजल है, उसको ऐसे कट किया है, तो बाद में आप यदि इस पर्टिकुलर एरिया और इस पर्टिकुलर एरिया ऐसे अलग हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, आपको मतलब कुछ ऐसा हुआ है ना। अब जब देखोगे तो यहाँ पे कुछ वाटर वगैरह आ गया, ठीक है, वाटर
मतलब कि समुंदर है। इसको यदि आप उसके साथ फिट करोगे ना तो फिट हो जाएगा। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है ना, एनिमल्स जो है डिस्टेंटली एरिया, मान लीजिए साउथ अमेरिका में एक एनिमल्स है, वो नॉर्थ अमेरिका में दिखने को मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में मिल रहा है। उनके कहने के मतलब ये है, एक टाइम था जहाँ सब पूरा का पूरा जो लैंड एरिया है अर्थ की, वो एक ही एरिया में थे और इवोल्यूशन वहीं पे हुआ था। और कुछ नेचुरल वजह, मतलब कि नेचुरल हजार्ड की वजह से ये जो चीज़ें हैं वो सेपरेट हो गए, उनके बीच में समुंदर वगैरह आ गया। तो इसलिए जो एनिमल यहीं पे मिल रहा है वही एनिमल यहाँ पे भी मिल रहा है। क्योंकि ऐसा तो कोई पर्टिकुलर रीजंस नहीं होगा ना कि जो है एनिमल आ जाएंगे, है ना, फ्लाइट में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये कहता है, कॉन्टिनेंट आप समझ रहे हो ना, 7 कॉन्टिनेंट होता है, जैसे एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तो आपने ये जो पढ़े हैं ना, तो वही है कॉन्टिनेंट। तो ये बोल रहा है एक कॉन्टिनेंट, ये सारे एक ही थे, उसके बाद 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गया। यदि आपने अर्थ में कॉन्टिनेंट की पिक्चर देखोगे ना, तो मतलब कि कहाँ कैसे रहता है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वही कहता है। तो हम देख लेंगे क्या बोलता है। वैगनर्स एविडेंसेस फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उन्होंने रिकॉग्नाइज, नो एविडेंसेस तो नहीं है, रिकॉग्नाइज दैट प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स बिसाइड्स रॉक लेयर मैच्ड ऑन द 2 कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये बोल रहे थे कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में ऐसे रहता है। तो उसकी कहना मतलब कि देखिए, तो वो कैसे पता लग रहा है कि ये पहले ऐसे एक थे, ये तो मैंने आपको एक पजल जैसे बताया, लेकिन उनको कैसे पता लगा, उनको पता इसलिए लग रहा है क्योंकि जो फॉसिल्स हैं साउथ अमेरिका में, जो फॉसिल्स मिल रहा है अफ्रीका में वही फॉसिल्स मिल रहा है। उनकी कहना था कि एक टाइम था जहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सारे जो थे एक ही एरिया, मतलब कि एक ही थे, उसके बाद वो अलग अलग हो गए, बीच में समुंदर आ गया। ठीक है, कुछ कहने के मतलब वही था। तो ऑप्शन बी जो आंसर होगा, बिलीव्ड कॉन्टिनेंट मूव्ड अपार्ट, तो नॉन ऑफ दीज अबव, तो आंसर ये हो जाएगा बेस्ट आंसर्स। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स माइग्रेट, तो डायरेक्ट आंसर्स रहेगा, 40% जो होते हैं माइग्रेट करते हैं। व्हेन यूजिंग ट्रैकिंग डिवाइस एज ए रूल ऑफ थम, व्हाट परसेंटेज ऑफ बर्ड्स बॉडी मास शुड बी द डिवाइस वेट। तो यदि हम देखेंगे जो ट्रैकिंग करते हैं, हम ट्रैकिंग करने के लिए मतलब कि जो बर्ड माइग्रेट करते हैं कौन से एरिया किस तरीके से रहता है, तो एक थंब रूल रहता है जी कि बर्ड की बॉडी वेट जितना रहेगा उनकी 3% तक हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग डिवाइस उसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे ना, यदि आपने 3% मतलब कि ज़्यादा वेट होगा तो उसको जो फ्लाई करने में तो दिक्कत होगा ना, उड़ने में, तो इसलिए थोड़ा सा लेस परसेंटेज में रहता है, तो 3% होगा। ठीक है, ये सब देखिए 42, 10, 12 ये सारे बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है, जिस वजह से मूव नहीं कर पाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय लाइज, हमने ओटलील आपको बात किए थे एंजाइम पढ़ाने के टाइम में, OTH-LIL, ठीक है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज। तो लाइएज जो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए होता है, एंड लाइगेज जो होता है बॉन्ड, दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज होता है। ठीक है ना, लाइएज जो होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे लाइएज पूछा है, ये ओटलील आप याद रखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशंस करेगा एक में, दूसरे में रिडक्शंस करेगा। ये भी चीज़ें हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा था, ऑक्सीडेशंस जब होगा एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होता है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को दे देगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ट्रांसपोरेज एक ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करेगा एक से दूसरे एरिया को, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रुप ट्रांसपोर्ट किया है, हाइड्रोलेज इस तरीके से होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नहीं, इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट नहीं, ट्रांसफरेज जो होगा वो भी इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट कर लेता है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका क्या 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कोडेट्स। कोडेट्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप हमेशा याद रखिए, कोडेट्स की क्या क्या वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला होता है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाइज एक नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए। नोटोकोड हमेशा क्या होता है, एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है। यदि आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो आप ह्यूमन को विजुअलाइज कीजिए। ह्यूमन के केस में क्या होता है ना, हमारे केस में जैसे
वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन होता है ना, रीढ़ की हड्डियाँ होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम से सॉरी नोटोकॉर्ड से बनी हुई हैं। हमारा नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हुआ है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है, ठीक है। यूरोकोडेट्स सेफालोकोडेट्स जो होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। फिर बात करेंगे, ये नोटोकॉर्ड हो गया। फिर देखेंगे डॉर्सल साइड्स में हॉलो खोखला होना चाहिए, जैसे पाइप है उसके अंदर खोखला होना चाहिए। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे रहना चाहिए, ट्यूबुलर नॉर्ब कॉर्ड, ठीक है। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नॉर्ब कॉर्ड, तो ये होना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसे डॉर्सल को वेंट्रल करके पूछ देगा, हॉलो को है ना सॉलिड पूछ देगा, ट्यूबुलर को है ना सॉलिड, कुछ ऐसे बोलेगा, तो आप उसको याद रखिए। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नॉर्ब कॉर्ड होना चाहिए। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए, ठीक है ना। गिल स्लिट सब में होता है। आप बोले क्या हमारे क्या है ना, फेरिंग्स है, तो हमारे तो गिल्स नहीं है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पे रहता है। और एक होता है पोस्ट अनल टेल, ये ऑप्शनल है, याद रख सकते हो, नहीं भी है, ठीक है, फिर भी से पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। पोस्ट अनल टेल मतलब कि आनस के बाद टेल रहेगा, जिसमें टेल होता है। हमारे केस में तो टेल नहीं है, हमारे कॉकिक्स होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम आप जो देख रहे हो, जो हड्डियाँ होता है उसमें कॉकिक्स होता है, टेल उसको भी कहा जाता है। कभी कभी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर भी आ जाता है ना। अच्छा, तो क्या होगा देखिए ऑप्शंस। स्केल, स्केल जो है सारे कोडेट्स में नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉ अग्नाथा में तो जॉ ही नहीं है। वर्टिब्रेट्स, सबको हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूरोकोडेट्स सेफालोकोडेट्स वो तो वर्टिब्रेट्स नहीं है, कोडेट्स, ठीक है ना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। सारे जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कोडेट हो सकते हैं, लेकिन सारे कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोकोडेट्स सेफालोकोडेट्स जो होते हैं ये कोडेट्स तो है, लेकिन उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। नोटोकॉर्ड एज इट इज रॉड जैसे रहता है। यूरोकोडेट्स में उनकी लार्वा की टेल में रहेगा, एंड सेफालोकोडेट्स में हेड से टेल तक रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट नहीं हुआ है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये होगा। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोडेट फेरेंजियल गिल स्लिट्स अपीयर टू हैव फंक्शंस फास्ट। आज कोडेट की जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है ये किस में हेल्प करेगा? एक्चुअली फेरिंग्स की जो गिल स्लिट्स होता है ना, ये परफोरेटेड इसे रहता है, जो कि फिल्टरेशंस में हेल्प करेगा, क्योंकि वाटर जब एंट्री होता है वो फिल्टरेशंस में हेल्प करता है। सस्पेंशन जो फीडिंग डिवाइस की वजह से हेल्प करता है। तो कोडेट फेरेंजियल गिल स्लिट्स अपीयर टू फंक्शंस फास्ट। आज पहले तो वो फीडिंग डिवाइस के हेल्प करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे गिल्स है तो रेस्पिरेशंस में हेल्प कर रहा है, नहीं। पहले जो है वो गिल स्लिट्स मतलब कि जैसे फिल्ट्रेशंस में जो भी खाना वाटर एंट्री हो रहा है तो ऐसे हेल्प करेगा, बाद में वो जाके रेस्पिरेशंस में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ना होके आपकी क्या हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट। देखिए, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किए थे कि कैसे जो है ना हार्ट के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे, ठीक है ना। उनकी कहना क्या था, देखिए वो बताए थे, जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है ना। अच्छा, कुछ ऐसे रहेगा, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राई 1 2 3 ट्राई, ये बाई है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ से पल्मोनरी आउर्टा लंग्स को जा रही है, 2 लंग्स है, मैंने एक बनाया लंग्स है, और यहाँ से सिस्टमिक आउटा, ठीक है, सिस्टमिक आउटा बॉडी पार्ट को जा रही है ना, बॉडी पार्ट्स को। ये बोल रहा है कितने जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम एक रहता है, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अच्छा, तो एक बार हार्ट पंप करने से कितने ब्लड बाहर जा रही हैं, मतलब आउट से, तो ये डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने बार हार्ट धड़क रहा है, जो है कितने टाइम, 72 टाइम्स आपको पता है, और एक बार में वो 70 ml ब्लड बाहर भेजता है। मतलब एक बार हार्ट बीट किया तो 70 ml ब्लड को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये सिस्टमिक आउटा देखिए बॉडी पार्ट्स को एंड लंग्स को, समझ रहे हो ना। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है, तो इसलिए 5040 हो जाएगा। कितने ml ब्लड निकल रहा है? लगभग 5.4 ml, ठीक है ना। हम इसलिए बोलते हैं ना 5 लीटर 5.5 लीटर होता है, तो इसलिए इतने ब्लड निकलता है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एक बार में 70 ml निकल रहा है,
ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम जिसको कहते हैं, और कार्डियक आउटपुट, कंप्लीटली आउटपुट जो रहेगा कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, उसको फ्रैंक स्टार्लिंग ने बताए थे। उन्होंने बताए थे कि कितना जो है ना वेंट्रिकल जो है ब्लड कितना जा रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी जो मसल है उनके ऊपर कितना टेंशंस है, कितना टेंशंस है उसकी मसल्स के ऊपर, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए मतलब है कि 70 ml ब्लड जाएगा या 73 ml ब्लड जाएगा या 60 ml ब्लड जाएगा, ये इस वेंट्रिकल में जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उन्होंने ये चीज़ बताए थे। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो था, जैसे आपने देखा है ये जो इसको क्या बोलते हैं, जो ट्यूनिंग फॉर्क जैसे रहता है, यहाँ पे एक मतलब कि रबर की चीज़ें रहता है, ऐसे हम खींच के आपने देखा है बचपन में, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ऐसे कि खींच के वाई शेप की स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ऐसे वाई शेप की स्ट्रक्चर रहता है, और यहीं पे एक रबर की कुछ चीज़ें हम अटैच कर लेते हैं, और मान लीजिए आपको कोई मंकी वगैरह को ऐसे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, तो कुछ ऐसे करके आप खींचोगे, मतलब कि यहाँ पे आपने जितने स्पीड में उसको खींचोगे, खींच के है ना छोड़ना है, तो उतने स्पीड में आगे जाएगा। तो उनके कहने के मतलब वही था, ठीक है, उनके कहने के मतलब यहाँ पे जितना स्ट्रेस आएगा उतने स्पीड में जाएगा और उतना ज़्यादा जो है आउटपुट होगा। समझ रहे हो ना? देखिए is explained by the length tension, yes, length tension's relationship of sarcomeres with conclusion that cardiac fibers are shorter than the optimal in length, state that an increase in cardiac output requires an increase in heart rate sorry and stroke volume। ठीक है ना, ये कार्डियक आउटपुट के हार्ट मतलब कि इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो वो टेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा टेंशंस होगा उतने ज़्यादा मतलब कि कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे मैंने बात की ना, जितने स्पीड में आप उसको खींच के लाओगे तो उतना आगे की ओर उतना स्पीड में वो मूव कर जाएगा। और टेंशन किसके ऊपर होना चाहिए? जो वेंट्रिकल में जो मसल्स है, यानी कि जो कार्डियक मसल्स है उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है। अच्छा, स्टेट दैट इंक्रीज इन वेनस रिटर्न हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट। नहीं, वेनस रिटर्न का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जो ब्लड है सुपेरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा के ऊपर इसमें दे रहा है, नहीं, ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जितना टेंशन है, और ऑप्शन थर्ड तो नहीं होगा। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब ज़्यादा आएगा वो ये आउटपुट ज़्यादा होगा, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन ए स्टेट दैट इंक्रीज इन वेनस रिटर्न हैज ए पॉजिटिव, अच्छा ए एंड बी होना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। मैं और दूसरे नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्स इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्टेट दैट एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, वेनस रिटर्न हजे ये थोड़ा मैं चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ केटी एक्सटेंशंस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो ये क्या है, लुइस अल्बर्ट जो थे उन्होंने केटी एक्सटेंशंस के बारे में बताए थे। क्रिटासियस एंड ट्राइजे के एक्सटेंशन, जो डायनासोर वगैरह एक्सटेंशन हुए थे, 5 मास एक्सटेंशंस था, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे हॉक्सले एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ, मतलब हॉक्सले की एक बुक था ओरिजिन ऑफ मैन, वो कौन सी बुक में लिखे थे? द मैन प्लेस इन नेचर, ठीक है ना, उसका आंसर वही है, आपको देखना है। अच्छा, फिर देखेंगे इन नॉर्दर्न हाइब्रिडेशन प्रोब हाइब्रिडेशन फॉर्म, हमने ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में बात की। बायोटेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में चले जाइए, साउदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न सारे चीज़ें हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न है ना, साउदर्न नॉर्दर्न जो होता है आरएनए के लिए होता है। ये बोल रहा है कि इन नॉर्दर्न हाइब्रिडेशन प्रोब हाइब्रिडेशन फॉर्म डीएनए है ना, डीएनए हाइब्रिड, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्दर्न में हम दोनों देखते हैं, क्योंकि डीएनए से हमको आरएनए बनानी है तो हाइब्रिड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड सिनाप्स ड्यूरिंग द इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। मतलब है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूछा है। जैसे कि आपको पता होगा जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक न्यूरॉन से, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन से, ये उनके एक्सन्स हो गया, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन्स रहता है,
ठीक है। अच्छा, तो स्पेसिफिकली ये है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इस न्यूरॉन्स को कैसे आएगा ना, कुछ पैकेट होके है ना, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो जिस वजह से आता है। दो तरीके के, ऐसा नहीं कि हमेशा गुड इन्फॉर्मेशन आएगा, कभी कभी डाउन इन्फॉर्मेशन भी आता है। तो इसकी वजह से दो तरीके के होता है, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी, मतलब कि इस न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होने के बाद चीज़ें इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एक्साइटेटरी में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। पहले इनहिबिटर देख लीजिए, गाबा एंड ग्लाइसिन। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड्स, एंड दूसरा होता है आपका ग्लाइसिन, ये भी कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी एसिटिल कोलिन कभी कभी एक्साइटेटरी के हिसाब से भी काम करता है, कभी कभी इनहिबिटरी के लिए, उनका ऑर्गन के अकॉर्डिंग चीज़ें रहता है ना। एड्रेनालिन जो होता है एक हार्मोन भी है, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है। अच्छा, तो देख लेंगे यहाँ पे इनहिबिटरी पूछा है तो गाबा है, गाबा हो जाएगा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। एसिटिल कोलिन, नॉर एड्रेनालिन, ग्लूटामेट, ये सारे जो होते हैं ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आ जाएगा, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराउंड 70 मिलीवोल्ट। यदि आपने नॉर्व कंडक्शंस वाले चैप्टर पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स में देखिए सारे सेल्स में इंफॉर्मेशंस को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। मसल सेल्स कोई इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूरल सेल्स के पास ये कैपेसिटी है। मान लीजिए आपको मच्छर ने काटेगा, काटने के बाद इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा, ये सिर्फ सिर्फ न्यूरल सेल्स के पास रहता है। ऐसा क्यों? न्यूरॉन सेल्स के अंदर में जो है चार्ज जो है -70 मिलीवोल्ट रहता है, हमेशा नेगेटिविटी मेंटेन रहता है। ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, न्यूरॉन सेल्स में बहुत सारे चैनल रहता है, जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है। वोल्टेज गेटेड का मतलब है कि कोई लिगैंड आएगा, उसमें बाइंड होगा, जैसे मच्छर ने काटा उसके बाद सोडियम चैनल ओपन होगा, तो वो एक लिगैंड स्पेसिफिक होता है, लिगैंड बाइंड होगा। लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होता है ना, कुछ लीकी चैनल रहता है। लीकी चैनल कहने के मतलब होता है चाहे लिगैंड आए या ना आए, ये हमेशा ओपन रहता है। जो हमेशा ओपन रहता है तो ये चैनल का मतलब है कि कोई प्रोटीन की मदद से ये जाना आना करेगा, कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा आर पार नहीं क्रॉस करता है, कोई प्रोटीन की मदद से क्रॉस करेगा। क्योंकि जैसे आपको पता होगा ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बनी हुई ना फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, कोई ऐसे फॉस्फोलिपिड को ऐसे क्रॉस कर लेता है तो हम उसको डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसे मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए प्रोटीन एक इस तरीके से रास्ता बनाएगा और इस रास्ते में ये गुजर जाएंगे, उसको हम चैनल बोलते हैं। समझ रहे हो ना, इसमें इस तरीके से आ जाएंगे, उसको हम चैनल कहते हैं। तो जितना प्रोटीन की चैनल रहेगा उतने ही आएंगे, तो उसको हम लीकी चैनल कहते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें बाइंड होगा, मच्छर ने काटेगा उसके बाद होगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 70 मिलीवोल्ट रहता है, तो इसलिए जो पोटेशियम लीकी चैनल वगैरह रहता है, जिस वजह से क्या होगा, पोटेशियम K+ हम बोल रहे हैं ना, फिर आप बोल रहे हो नेगेटिविटी चार्ज रहता है, क्योंकि ये लीकी चैनल की वजह से पोटेशियम भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट चार्ज रहता है, हमेशा मेंटेन होकर रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना। रेस्टिंग स्टेज में, यानी कि कोई भी मच्छर आपको नहीं काटा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, उस स्टेज में न्यूरॉन्स की जो चार्जेस है, अंदर वाले जो चार्जेस है, -70 रहता है। जब मच्छर ने काटेगा तो सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर एंट्री करेंगे, -70 मिलीवोल्ट से +30 को आ जाएगा, यानी कि एकदम हाइपर हो गया। इतना माइनस में था, डाउन था, तो ये हाइपर हो जाएगा, जिस वजह से इन्फॉर्मेशन को आगे की ओर भेज देता है। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इसलिए ये लीकी चैनल की वजह से व्हाट इज द लार्जली रिस्पॉन्सिबल, उसमें क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा एक्सन स्टिमुलेटेड स्वांसल नहीं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं, एक्सन पोटेंशियल भी नहीं, पोटेशियम लीकी चैनल जो वजह से ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो गिफ्ट दे रखा है, गिफ्ट की जो फुल फॉर्म होता है गैमेट। देखिए, एक होता है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के टाइम पे, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, यदि आपको पता होगा, कुछ मतलब कि कपल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी
बच्चा बच्चे नहीं बन पाते हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, मतलब कि वो एक रहता है ना, स्टीराइल कपल जिसकी बिल्कुल भी बच्चा बच्चे नहीं बनेंगे। कुछ होते हैं क्या ना, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी में क्या होता है ना, नेचुरली जो है, यदि इफ़ द कपल आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अराउंड 2 years बट दे डू नॉट जनरेट ए बेबी, मतलब प्रेगनेंसी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। यदि हम कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने की चांसेस रहता है। उनमें एक आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने ये सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी की मतलब कभी भी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब से बच्चा बनेगा। बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है। आप क्या करोगे, मान लीजिए ओवम को कलेक्ट करके लाओगे, है ना, जेनेटिक मदर हो सकता है, मदर की मान लीजिए ओवरी सही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब सही नहीं है, ओवम बन रहा है, तो उस कंडीशन में उनके मदर से आपने ओवम लाओगे। भी ऐसा भी कंडीशन होता है, कभी कभी कुछ फीमेल होते हैं ओवम जनरेट नहीं हो पाता है, उस कंडीशंस में आप कोई दूसरे फीमेल से ओवम लाओगे, ठीक है, मदर की मान लीजिए यूट्रस सही है, उनके हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड सही है, हस्बैंड के स्पर्म लाओगे। यदि हस्बैंड से स्पर्म नहीं बन रहा है, कोई डोनर मेल से भी स्पर्म ला सकते हो। जिस डोनर मेल से स्पर्म लाओगे उसको चेक करोगे, उनके हस्बैंड के साथ तो उनका सर्कल थोड़े बहुत मिक्स होना चाहिए। सर्कल का मतलब है कि स्किन कलर, हेयर कलर, क्योंकि फिर बच्चा कुछ अलग बनेगा, लोग तो फिर डाउट करेंगे, फिर कुछ चलेगा। तो इसलिए जो हस्बैंड एंड जो डोनर मेल होता है, डोनर मेल कौन है वो कपल्स को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो जो हस्बैंड मतलब जो डोनर मेल है, जो स्पर्म दिया है, ठीक है ना, आपने गुड न्यूज़ करके एक मूवी है, अक्षय कुमार करीना कपूर वगैरह देखोगे, है ना, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। तो वो फिर क्या करेंगे, इशू करेंगे मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है। तो इसलिए डॉक्टर के पास ये जो है ना सीक्रेट रहता है ना, सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें चलता है। डॉक्टर पहले हस्बैंड को देखेगा, उसके बाद डोनर मेल को देखेगा, हाँ कंपैटिबल है तो फिर वो स्पर्म दे सकता है, तो उन्होंने स्पर्म देगा। तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये फ्यूज होता है ना। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर फ्यूज होने के बाद जो चीज़ चलता है, यदि 8 सेल स्टेज में उसको हम निकाल के इस फीमेल, है ना, जो जेनेटिक मदर है, इसी उनकी यूट्रस सब कुछ सही है, हम क्या करते हैं ना, एक जाइगोट जिप्ट होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में हम 8 सेल से पहले हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पे, उसको हम जिप्ट बोलते हैं। और है ना इंट्रा यूटेराइन ट्रांसपोर्ट, है ना, IUD होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो कि मान लीजिए 8 सेल के बाद जब होगा, यूट्रस के अंदर भी इम्प्लांटेशन का तरह का किया जाता है, तो ये चीज़ होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए ओवम फीमेल जो है उनके ओवम सही बन रहा है ना, लेकिन जो स्पर्म है, उनके हस्बैंड की जो स्पर्म है, स्पर्म अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, या उनकी मोटिलिटी कैपेसिटी नहीं है ना, तो उनकी फ्लैजेला सही नहीं है। तो उस कंडीशंस में डॉक्टर क्या करेंगे, उन फैलोपियन, इस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, स्पर्म को आके पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपोर्ट। गैमेट मतलब क्या है, स्पर्म हो सकता है, ओवम भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। मान लीजिए कोई फीमेल है, उनको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे ना, है ना, ओवुलेशंस को इवॉल्व करके वहाँ से इंजेक्ट करके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे आके छोड़ेंगे। तो हो सकता है, सिचुएशन देखिए, हस्बैंड में प्रॉब्लम है या वाइफ में प्रॉब्लम है, तो जिसकी प्रॉब्लम होगा तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। हो सकता है कि ओवम को हम या दूसरे फीमेल से ओवम को लाके वहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो जब जिप्ट आ रहा है, देखिए जिप्ट, गिफ्ट आपको पूछा जाएगा, है ना, गिफ्ट, ये है गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये गैमेट हो रहा है, स्पर्म ओवम को हम फैलोपियन ट्यूब में छोड़ेंगे। जिप्ट जो होता है जाइगोट होता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में हमको फर्टिलाइजेशन करना है, फर्टिलाइजेशन के बाद लाके हम यहाँ पे उसको छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि गिफ्ट पूछा है, फिर जिप्ट पूछ देगा, ठीक है। अच्छा, सो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेराइन फिश। मेराइन का मतलब कि समुंदर में, ये कौन नहीं है, ठीक है ना। हिल्सा, हिल्सा तो है। पॉम्प्रेट आपने देखे होंगे, मतलब जो सी बीच में पॉम्प्रेट वगैरह मिलता है। मार्केल सी भी होता है। क्रैब,
कार्प जो होता है CARP, कार्प जो एक फिश नहीं है, ये सारे के सारे जो इनलैंड फिशरीज में आते हैं, जैसे लाबियो रोहिता हो गया, काटला काटला, रोहू, भाकुर, मेरिकाल, जितने भी होते हैं उसको कुल मिला के हम कार्प बोलते हैं, ठीक है ना। कार्प एक फिश के नाम नहीं है। तो ये जो होते हैं ये इनलैंड फिशरीज में आते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर फिशरीज होता है। बांदीपुर सेंचुरी आपका कहाँ होते हैं? बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटक में होता है, ठीक है। टॉसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द टॉसर सिल्क? सेरिकल्चर से क्वेश्चन आया है। टॉसर सिल्क को हम कोसा सिल्क भी कहते हैं। ये इंडिया एंड चाइना में नेटिव होता है एंड लार्वा ऑफ द सिल्कवर्म फीड ऑन द ओक, उसको भी कंज्यूम करता है, लेकिन इसको बॉम्बेक्स मोरी से नहीं निकाला जाता है, उनका अलग स्पेसीज रहता है, ठीक है। अच्छा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट आर द स्कैवेंजर? स्कैवेंजर का मतलब कि ऐसा इंसेक्ट जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स से खाना फीड कर रहा है, उसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। सोलेना, जो बड़े बड़े मच्छर नहीं मक्खियाँ होते हैं ना, है ना, हाउस फ्लाइज हम जिसको बोलते हैं। मुस्का डोमेस्टिका, सोलेनेप्सिया स्पेसीज जो कि आंट की स्पेसीज होता है। पेरीप्लानेटा अमेरिका जो कॉकरोच है। ऑल, तो ऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे जो होते हैं ये आपका स्कैवेंजर होते हैं। आप देखेंगे कहीं जो आंट वगैरह होते हैं, कोई दूसरे इंसेक्ट की डेथ हो गया उसको ले लेते हैं, ठीक है। मच्छर मक्खियाँ जो होता है वो भी, है ना। और पेरीप्लानेटा अमेरिका यानी कि कॉकरोच जो होता है तो वोरासियस ईटर होता है। सिर्फ कैंपर मतलब कि अल्कात्रा जिसको हम बोलते हैं कैंपर, एंड आपका ग्लास प्लास्टिक उसको कंज्यूम नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ों को वो कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, सैलिनिटी वर्ल्ड ओशन फॉल विद इन द, तो किस में होता है? 33 से 38। PSU होता है पार्शियल सैलिनिटी यूनिट, सॉरी प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द विटामिन नीडेड टू प्रिवेंट सपना बाइफिडा, ये तो आपके क्या होता है? फॉलेट की डेफिशिएंसी में होता है सपना बाइफिडा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कोलेरा जो कि एक वाटर कंटामिनेटेड वाटर से भेजता है, कोलेरा है ना, कोलेरा जहाँ पे लूज मोशंस ज़्यादा रहता है। विब्रियो कोलेरी, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलेरी उसको कॉज करता है। अच्छा, HIV इनिशियली इन्फेक्ट सेल्स एक्सप्रेसिंग, अच्छा ये चीज़ याद रखिए, HIV जो होता है T हेल्पर सेल्स को उसमें देखिए सबसे पहले बॉडी में जब HIV वायरसेस एंट्री होता है उनके पहला टारगेट रहता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को अटैक करने के बाद यहाँ पे HIV नया HIV बन जाएगा, क्योंकि ये जाके होस्ट बॉडी के अंदर खुद की सेल्स को मतलब DNA को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। उसके बाद उनकी सेकेंड टारगेट रहता है T हेल्पर सेल, एंड भी उसके बाद भी ये कुछ क्या करता है, या मोनोसाइट्स वगैरह जो है उसको भी वो अफेक्ट करता है, ठीक है ना। मोनोसाइट्स के ऊपर उनकी कुछ रिसेप्टर होता है जिसमें हम बोलते हैं CRR, ठीक है ना, CCR5 रिसेप्टर होता है। T हेल्पर सेल्स में जो रहता है CD4 रहता है, ठीक है ना। T हेल्पर सेल्स में याद रखिए T हेल्पर सेल्स CD4 एंड MSC2, ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रखिए, ये कॉम्बिनेशन से कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे CD1 दे रखा है, CR नहीं, CD4 यदि दे रखा होगा तो उसका आंसर हो रहा है, ये 4 नहीं है, तो अभी ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सी क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ द हनी बी इज नॉट फाउंड इन इंडिया? एपिस मेलिफेरा जो है इंडिया में नहीं होता है, डोर्साटा है, एपिस इंडिका है, फ्लोरिया है, ये सब इंडिया में होता है, ठीक है। अच्छा, व्हिच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूड इंद्रधनु मिसल्स? इंद्रधनु मिसल्स में ट्यूबरक्लोरोसिस नहीं है, बाकी सारे होते हैं, मेजिल्स है, मेनिंजियल गोनाकोकट, ये सब होता है। WHO फॉन्ड व्हिच क्या है, अच्छा फिर दे रखा है कि ठीक है। अच्छा, WHO फॉन्ड व्हिच प्रोग्राम इन इंडिया, RNTPC, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इतना ही है आपकी पूरा का पूरा 22 के क्वेश्चंस तक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। यदि कोई डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू।